वैल्यू, मैं जिस ग्रुप में, उस ग्रुप में मैं एक नंबर पे रहूं। परिवार में कोई भी चीज हो तो मेरे से मम्मी पापा मेरे को वेटेज दें। ये होता है स्थिति और महत्व की, कि मतलब मैं अलग हूं तो मुझे वो अलग जैसा फील होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्थिति और महत्व की अभिलाषा। नेक्स्ट, ईश्वर व धर्म में विश्वास या अविश्वास। ईश्वर, भगवान मानोगे थे? कितने लोग हैं जो ईश्वर और धर्म में अविश्वास रखते हैं? हाथ ऊंचे करना। ईश्वर और धर्म को नहीं मानते कितने बच्चे हैं? एक ही नहीं है। अच्छी बात है। दो चीजें हैं इसमें। मैं बहुत मानता हूं और मुझे विश्वास भी है, बट मैं पिछले 5 सालों में इस चीज को लेकर बहुत चेंज हो गया कि मुझे अंधविश्वास, मेलों में जाना, भीड़, मंदिर की भीड़ है भयंकर, उसमें खड़े होके जाना, ठीक है, और मतलब और चीजें और सर, जबकि हमारे घर वाले करते हैं, बट मैं उनको भी डांटता हूं, लेकिन वो नहीं मानते। मत मानो, उनका अपना नजरिया है, मुझे पसंद नहीं है। बाकी मैं ईश्वर को मानता हूं, मैं बालाजी को बहुत मानता हूं। मुझे जब कभी ऐसा लगता था कि यार मेरे प्रॉब्लम है, माइंड खराब हो रहा है, तो मैं हनुमान चालीसा तुरंत पढ़ लेता हूँ, और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो सच में मनोविज्ञान में ईश्वर धर्म क्या है, मैं आपको एक संक्षिप्त भाषा में बताऊं। मनोविज्ञान में ईश्वर और धर्म के अस्तित्व को लेकर इतना ही बात की गई है कि ये सकारात्मकता और नकारात्मकता है बस। आपको विश्वास और आपको वहां से सकारात्मकता आ रही है मतलब आप सही हो, और आपको वहां से नकारात्मकता आ रही है मतलब आप गलत हो। आपको जहां से पॉजिटिविटी मिले उस चीज को मानिए, और जहां से पॉजिटिविटी नहीं मिले उस चीज को मत मानिए। ईश्वर है कि नहीं है, ये सब प्रश्नों पे इतनी बहस की जा सकती है, पूछो मत। आप आपको जिस जगह जाने से खुशी मिलती है आप जाके आइए। वो मंदिर हो सकता है, वो एकांत जगह हो सकती है। आपको पॉजिटिविटी कहां से आती है, बस उसको ढूंढिए आप, और उसको इकट्ठी करते जाइए आप। यही ईश्वर है, ये मनोविज्ञान का अर्थ है। मान लो ईश्वर के बारे में समझ में आ गई बात। अब तुम मानो नहीं मानो, दो चीजें हैं। मैंने हनुमान चालीसा नौकरी लगने से पहले मुझे लगा कि यार मुझे करना चाहिए, तो मैं हनुमान जी के सिंदूर चढ़ाता था। अब वो सिंदूर चढ़ाने से क्या हुआ, मेरे मन में पॉजिटिविटी आती थी कि मैं पूरे उस मूर्ति को सिंदूर चढ़ाता था, ठीक है। और मैंने पढ़ाई लगभग गांव में की है, कंपटीशन की तैयारी लगभग यहाँ से निकलने के, जयपुर से निकलने के बाद घर पे की है, अकेले की है, कोई ग्रुपिंग नहीं था। तो मेरे लिए पॉजिटिविटी का कारण था वो, समझो। हनुमान चालीसा पढ़ना मेरे लिए पॉजिटिविटी है। बाकी मैंने कहा मुझे मंदिर जाना पसंद नहीं है, लेकिन वो सिंदूर चढ़ाना मेरे अंदर पॉजिटिविटी थी। अब मैं आपको एक घटना बता देता हूँ, आप एक चीज करके देख सकते हैं, लड़कियां तो करती होंगी। सुबह मॉर्निंग में उठ के जो मैं आपको विश्वास वाली प्रार्थना कर रहा हूं, ये तो बहुत गेम चेंजिंग चीज है लाइफ की। यदि कोई इसको विश्वास कर लेगा ना इस चीज में कि सर आप जो ये प्रार्थना करवाते हो 20 सेकंड का, सच में इससे जिंदगी बदलती है, तो बहुत गजब की चीज है। तो कंप्लीट मनोवैज्ञानिक घटना है जो लाइफ को बदल देती है। लेकिन इस घटना में आपका विश्वास होना चाहिए। अविश्वास है तो चाहे आप कितनी प्रार्थना कर लेना, वो प्रार्थना काम में आप नहीं होगी। सूर्य को सुबह उठ के अर्घ्य देना मतलब इतनी सकारात्मकता का काम है। अब उससे कुछ नहीं होगा कि आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दो और उससे आपको परिणाम मिलेगा। परिणाम कुछ नहीं है, याद रखना। मैं फिर क्या कह रहा हूं आपको, वहां से पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी प्राकृतिक शक्ति को नमस्कार कर रहे हो, और वो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, और मॉर्निंग में कर रहे हो आप। उससे आप में इतनी सकारात्मकता आएगी कि वो सकारात्मकता तुम्हारा जीवन बदल देगी। ये मैंने छोटी सी घटना बताई है, आप करके देख लेना, और नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैं हर बैच में ये बात बोलता हूं बच्चों को, आपको लगे कि कर लेना चाहिए तो करके देखना आप, और 2 महीने बाद मेरे से बात करना। कभी भी आप दूसरा नया बैच हो तब बीच में आना कि सर मैंने वो चीज की थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। सच में चीजें, इनके परिणाम वो नहीं होते कि सूर्य भगवान ने तुम्हें देखा कि अर्घ्य दे रहे हो, उससे सूर्य भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है। लेकिन मन की पॉजिटिविटी है, वो ही सब कुछ है। बाकी भगवान ना तो आपको देखेगा तुमने कितनी पूजा की, कितने व्रत किए, कितने उपवास किए। क्लियरली बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं मैं आपको,
साइंटिफिक चीज यही है, वहां से सकारात्मकता, और सकारात्मकता इतनी बड़ी ताकत है जो हर बुरी घटना को दबा देती है, और कुछ नहीं है। आगे बात समझ में? कर्स को तो करके देखियो थे चीज ने। किशोर अवस्था के टाबर ने थे याद करियो, थर्ड टाइम ने याद करियो। छोटी सी बात होगी, प्रसाद बोलेगो, हे बालाजी महाराज 2.5 रुपया को प्रसाद, 1.25 रुपये हमारा टाइम 1.25 रुपये 2.5, और मान लो बहुत स्पेशल डिमांड होया करती, समझ गए ना, स्पेशल, बट 11 रुपया तक भी पूछ जाया करता। ठीक है, अरे टाबर किशोर अवस्था को प्रसाद बोल दियो तो वो चढ़ावगो जरूर, चुपचाप दुकान पर जागो जब कोई नहीं बैठो रहे दुकान पर, और वो प्रसाद लेगो फेवरेट, फेवरेट मतलब पेठा लड्डू या कोई एक ही चीज, लेकिन वो खास के चुपचाप मंदिर के सामने गयो, चढ़ायो, एक पेठो बठे चढ़ायो, और बाकी जितना पेठा बच्चा अकेलो बैठ की अकेलो ही खागो, और अगले दिन जब वो पेठो चढ़ाड़ो है वो भी उठा के वो ही खागो। ठीक है ना? अर्जे मान लो भगवान 3 घटना नहीं सुनी, 3 आराधना यदि फैल होगी, तो वो अब भी कह सके कि भगवान भगवान कुछ भी नहीं होता। मतलब विश्वास भी है यहां पे, और यहां पे क्या है, दोनों बावरे, या तो बहुत विश्वास करेगो या क्या करेगो टाबर, विश्वास करेगा। नेक्स्ट, कितनी विशेषता होगी? 16, आत्म चेतना व आत्म सम्मान का भाव। ये भी स्टार दे लेना इसको, ग्रेड फेस्ट में 2 प्रश्न आए हुए यहां से। आत्म चेतना और आत्म सम्मान। आत्म चेतना जानो कि सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्म सम्मान। 2 भाव होते हैं और बड़े भाव। देखो, आत्म चेतना और आत्म सम्मान को व्यक्तित्व के बहुत बड़े अंग भी माना गया है। पर्सनालिटी टॉपिक अपन पढ़ते हैं तो वहां सेल्फ कॉन्सेप्ट जब अपन टॉपिक पढ़ते हैं, जो ग्रेड 2 में स्पेशली आता है, वहां भी इसके अपन चर्चा करते हैं। आत्म चेतना का मतलब होता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे गुण क्या है, मेरे अवगुण क्या है, समाज में, परिवार में, और मेरी इस जिंदगी में मेरा स्थान क्या है। ये एहसास बच्चे को पहली बार कहाँ होता है? किशोर अवस्था में। इसको अपन बोलते हैं आत्म चेतना, और हर इंसान में आत्म चेतना जरूर होनी चाहिए। जिसमें आत्म चेतना वो अपनी लाइफ में असफल नहीं होगा। समझ गए ना आप? आत्म चेतना समझ गए ना? आपको ये पता चल रहा है कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ने के तरीके खराब है, ये आत्म चेतना है। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ना मेरी कमियों की वजह से हार गया आज तक, ये आत्म चेतना है। सर मुझे लग रहा है कि मैं ना अपने आप से संतुष्ट नहीं हूं, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मुझे लगता है कि मुझे बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ये आत्म चेतना है। और झूठो भ्रमथित बना के नहीं नहीं कर लूंगा ऐसे हो जाएगा, वो आत्म चेतना नहीं है। आप मरोगे एक दिन, तय मान के चलना। आपको अपनी कमियों का ज्ञान हमेशा होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यहां गलत था और यहां पे मैं सही था। इसको अपन क्या बोलते हैं? जिसमें आत्म चेतना होगी ना वो तुरंत सुधार कर लेगा। एक चीज याद कर लेना। और जिसमें आत्म चेतना नहीं होगी ना वो ढर्रे वाली जिंदगी जिएगा, उसे फर्क नहीं पड़ता देव सिंह सर के पहले टेस्ट में कितने नंबर आए, कोई बात नहीं, ऐसे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, वैसे हो जाएगा। नहीं, इंप्रूवमेंट, कहां कमियां थी उनको तलाशेगा। आत्मसम्मान जानते हो? सेल्फ रेस्पेक्ट। कोई छोटी सी बात बोल दे, आपका अपमान कर दे, तो आपको इतना बुरा लगता है किशोर अवस्था में कि आदमी को लगता है यार मैं इस इंसान के सामने दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। समझ रहे? मैं इसके घर दोबारा नहीं जाऊंगा। ये होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। ये आदमी के व्यक्तित्व को बहुत बड़ा बनाता है। जैसे मैंने कहा रतन टाटा में सेल्फ रेस्पेक्ट था। उन्हें यह लगा कि जिस लड़की को मैंने पसंद किया और उस लड़की ने जिस परिस्थिति से मना किया, जो भी किया, तो उन्होंने तय किया कि मैं अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बड़ा था। और जब उस कंपनी के मालिक ने मना किया कि हम आपकी कंपनी का अधिग्रहण नहीं करेंगे, तो उसे लगा अब मैं इस टाटा को बहुत बड़ी कंपनी बनाऊंगा। सेल्फ रेस्पेक्ट था। जिस इंसान में सेल्फ रेस्पेक्ट बड़ा होता है वो आदमी उतना ही बड़ा बन जाता है। आ रही क्या बात समझ में? किसी ने भी तुम्हें कुछ बोल दिया, मम्मी ने भी बोल दिया, पापा ने बोल दिया, वो गलत बात बोली उन्होंने, तो वो तुम्हें मतलब आग लग जानी चाहिए कि यार कैसे बोल दिया पापा आपने। पापा हो ठीक है आप, लेकिन यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि तू ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। तब आग लग जानी चाहिए यार कैसे बोल दिया इन्होंने। और उसका सच में रिवल मतलब प्रतिशोध लो। प्रतिशोध ये नहीं कि पापा के थप्पड़ मारोगे, पापा को वो करके दिखाओ कि पापा एक दिन आपने बात बोली थी, आज देखना मेरा
मैं वो नहीं हूं जो आपने समझा था, मैं आज ये हूं। ये सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, और ये किशोर अवस्था में बहुत चरम पे होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपने होता है फिर कम होता जाता है। अभी आप लोगों में सेल्फ रेस्पेक्ट इतना है नहीं, मैं फिर कह रहा हूं सेल्फ रेस्पेक्ट आप में होगा। और मैं आपको क्लास में कई बार इतना रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करता हूं, रिवर्स साइकोलॉजी यूज करता हूं मैं कई बार, कि यार तुम लोग ऐसे ही हो, तुम्हें कुछ नहीं बदल सकता। मैं तुम लोगों को कहता हूं अरे तुम ढीले ढाले की तरह से बैठे हो यार, एकदम ढीले ढाले, एकदम रोएडा से बैठे हुए हैं, जब कोई कथा सुनने ना आएडा हो। कोई अठीनो जैक लगा रखे, कोई अठीलो लगा रखे, कोई दो दो जैक लगा रखे। अब थोड़ा अंदर आग लग जानी चाहिए, सर आज तो कह दियो जैक के लिए, आज के बाद जे मेरा दोनों जैक अलग ही रहेगा, इजा काम कौन करेगा जैक। यू हो सेल्फ रेस्पेक्ट। और थोड़ी देर में मैं कहो जैक जैक मत लगा, ढीला मत एकदम तड़ा, थोड़ी देर बाद ये हुआ सेल्फ रेस्पेक्ट मरगो एकदम से चकनाचूर हो रखे है, ठीक है ना। कई लोग मारती है जो है लगे यार पापा भी यही क्या करता और मम्मी कहती, ठीक है चालन दो यही चाल से मामला। सेल्फ रेस्पेक्ट जिसमें होता ना, वो उस कमी को जिस बात के लिए कहा गया है फिर उसके अपोजिट करके दिखाता है। और किशोर अवस्था में इतना गजब होता है कि मम्मी ने कोई बात बोल दी तो घर छोड़ के चला जाएगा। ये आत्मसम्मान, ये दोनों किशोर अवस्था के सर्वोच्च लक्षण है। नेक्स्ट, काम प्रवृत्ति की परिपक्वता। काम प्रवृत्ति की क्या लिखा रहा हूं मैं, परिपक्वता। सबसे अधिक काम प्रवृत्ति यदि कहीं होती है तो वो कहां होती है, सबसे अधिक काम प्रवृत्ति किशोर अवस्था में होती है। सुन लीजिएगा, काम प्रवृत्ति शेष अवस्था में भी कंपेयर करते हुए पढ़ो, दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। किशोर अवस्था में काम प्रवृत्ति का नाम लेती है, शेष अवस्था में सर आपने बताया था कि अंगूठा चूसता है, बाइटिंग करता है, वो काम प्रवृत्ति है। बाल्य अवस्था में हमने पढ़ा काम प्रवृत्ति होती नहीं है। किशोर अवस्था में काम प्रवृत्ति की परिपक्वता मतलब अपने अधिकतम लेवल पे काम प्रवृत्ति जो होती है वो कहाँ होती है, किशोर अवस्था में। ठीक है, अभी मैं एक फ्राइड का सिद्धांत पढ़ाऊंगा आपको इसमें, किशोर अवस्था के सिद्धांतों में, उसमें पूरा समझ में आएगा। यहां काम प्रवृत्ति की 3 विशेषताएं, तीनों लिख लो। आत्म प्रेम, सेल्फ लव, इसको एक वर्ड और बोलते हैं अपन, नार्सिज्म। क्या बोलते हैं भाई, नार्सिज्म। याद रखना, ये आया हुआ प्रश्न है। आत्म प्रेम, नार्सिज्म। दूसरा है समलिंगी प्रेम, होमोसेक्सुअलिटी, ये होमो है। और तीसरा है विषम लिंगी, ये शायद हेट्रो होता है, हेट्रोसेक्सुअलिटी। आत्म प्रेम है पहली काम प्रवृत्ति का पहला पड़ाव है, आत्म प्रेम, नार्सिज्म। नार्सिज्म में बच्चा क्या करेगा, खुद से प्यार करता है। अब आप कह दोगे सर नार्सिज्म, ये आया हुआ प्रश्न है, नार्सिज्म की प्रवृत्ति पाई जाती है ऑप्शन में शेष अवस्था भी है, बाल्य अवस्था भी है, किशोर अवस्था भी है। आंसर क्या करके आओगे, क्या करोगे, शेष अवस्था करोगे। यदि ये प्रश्न आ जाए शेष अवस्था नहीं हो तो फिर आपको क्या करना है, नार्सिज्म की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा शेष अवस्था में होती है। किशोर अवस्था में नार्सिज्म इतना सा होता है कि बच्चा अपने आप को सजाना शुरू कर देता है। एक प्रश्न आया हुआ है सीटेट में, लीना नाम की लड़की दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारती रहती है। ये सेल्फ लव है। यहां पे आपने अपने आप को निहारा होगा, आप दर्पण में अपने आप को जरूर देखते हो एक बार। आप हेयर स्टाइल को किशोर अवस्था में आते ही चेंज कर लेते हो, ठीक है ना। आप मतलब अपनी चीजों को थोड़ा सा मेंटेन करना शुरू कर देते हो। ये तो है सेल्फ लव किशोर अवस्था का, अपने आप को ध्यान देना, ठीक है ना, होना भी चाहिए ये। यदि अपने आप को ध्यान नहीं दोगे तो मर जाओगे आगे जाके। तो अपने आप पे थोड़ा सा प्यार होता है कि मैं ठीक हूं और मैं ठीक कैसे दिखूं। होमोसेक्सुअलिटी होती है समलिंगी प्रेम। बाल्य अवस्था में मैंने एक वर्ड लिखाया था समलिंगी मित्रता, ये प्रश्न आता है, वहां मित्रता है याद रखना, प्रेम से मत जोड़ लेना। प्रेम का मतलब है होमोसेक्सुअलिटी। यहां पे काम प्रवृत्ति के संदर्भ में आजकल आपने देखा होगा ये प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। और 2 या 3 काउंसलिंग तो मैंने की ऐसे बच्चों की जिनकी प्रॉब्लम हो गई थी, जिनके पीछे पड़ गए थे, ठीक है ना। पीछे मतलब आजकल ऐ का पतो कौन चाला है, थारा रूममेट है वो बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया व्यवहार है, लेकिन वो बार बार आपको एक बात बोलता है, यार तू मेरे को बहुत सुंदर लगता है, तू यार बहुत खूबसूरत है, तू एकदम मतलब ऐसे परी जैसा दिखता है यार, ठीक है ना। तो जो ऐ का डायलॉग जब बोलना शुरू कर देना तो मान लो कि बहुत बड़ो खतरो थारे सामने है,
और वो रात में कभी भी अटैक भी कर सकता था ना, ठीक है ना, और अटैक नहीं कर सकता वो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, तुम्हारी शादी नहीं होने देगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वो इतना गजब खतरनाक काम होता है। और लड़कियों में ज्यादा होता है, इस चीज को याद रखना। कई लड़कियां होती हैं, वो लड़की कहते हैं मैं तेरे बिना रही कौन सी बाण, तू जा मत, प्लीज मत जाना। वो हर समय चिपकी रहती है, प्लीज मैं तेरे साथ चलूंगी, मुझे भी लेके चल, ठीक है, तू जहां चलेगी वहीं चलूंगी, प्लीज मुझे तुम्हारे घर ले चलना यार, मुझे मेरे घर जाना पसंद नहीं है। ऐसी बात करना शुरू कर दे और पूरे दिन चिपकी रहे। मैं तो कहता हूं रात में चाहे 2:30 बजे पीजी चेंज करना पड़े, चुपचाप भी कर लो, अगले दिन पता नहीं चलना चाहिए कि अगल बगल वाली कौन सी पीजी का मैंने गई है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये 5 सालों में इतनी गंदी प्रवृत्ति है, ये इतनी बढ़ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे बगल वाले में ये लेस्बियन टाइप का है, ठीक है ना। आपको लग रहा है मेरा बहुत बढ़िया रूममेट है, मैंने बहुत चाव है, हर टाइम मन चाय बना के दे, चाय का कप भी मेरा वही धो है, अरे वो चाय का कप कौन धो रहे हो, वो बहुत चीज धो रहे हो सागे सागे, ठीक है ना। तो इस चीज को सच में याद रखना। 3 बच्चों की काउंसलिंग किए, उनके पीछे इतना पड़ गए लोग कि उन्हें लगने लगा कि सर जिंदगी हमारी खत्म है। स्ट्रॉन्ग बना के फिर उनका स्थान परिवर्तन करके पीछा छुड़वाया। तो ये गंदा लक्षण है, ध्यान रखें, सावधानी ही बचाव है, ठीक है ना, इतना ही कह रहा हूं मैं आपको। तो ये होता है समलिंगी प्रेम, ठीक है। और विषम लिंगी तो नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की का लड़के से हो रहा है, लड़के का लड़की से हो रहा है। तो ये तीनों अवस्थाएं कहां पाई जाती हैं? किशोर अवस्था में। कोई डाउट है किसी को? नहीं है, समझ में आ गया, वेरी गुड। एक विशेषता और लिखो, जीवन दर्शन का निर्माण। काम प्रवृत्ति होगी, उसके बाद जीवन दर्शन का निर्माण। जीवन दर्शन का निर्माण, जीवन दर्शन का निर्माण, ये आया हुआ प्रश्न है। जीवन दर्शन कितने बच्चे जानते हैं? जीवन दर्शन क्या होता है सर, बताओ। मतलब जीवन दर्शन का इतना सा मतलब है सर, मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, ठीक है, मेरे कर्तव्य ये हैं, मेरे अधिकार ये हैं। आपने किसी ने लाइफ फिलोसफी सोची है यार, मैं कहां जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? कभी सोचा है क्या? आपकी जिंदगी का मतलब मंतव्य क्या है? किसी ने कभी सोचा है क्या? किशोरावस्था में बच्चा सोचता है यार मुझे ऐसी जिंदगी बितानी है, समझ रहे आप? जैसे मैं किशोरावस्था में जीवन दर्शन मैंने ये सोचा था कि यार मैं कभी लाइफ में कुछ बन गया ना, तो मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, जो मैं कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है ना। मुझे इतना गजब का चाव था कि मुझे मतलब मैंने हर टाइप का कैमरा खरीदा है, चाहे कैसे भी खरीदना पड़ा हो मुझे। अब मैं व्यस्तता में अपने उस को भूल गया। मुझे इतना चाव होता है कि मैं प्राकृतिक स्थानों पे जाऊं, जंगल में जाऊं, पहाड़ियों में जितने गांव होते हैं जहां आम आदमी रहता है वहां जाऊं, उनके साथ बैठूं, उनकी फोटोएं लूं। ये मेरा सच में मेरा उद्देश्य है जीवन दर्शन। मुझे पता है कि मेरा लाइफ वहां है। आप ऐसा कोई ना कोई दिमाग में बनाते हो, ऐसा किशोरावस्था में जब होते हो कि यार मेरी सच में जिंदगी का मतलब क्या है, मुझे ये चीजें करनी है। तो बच्चा अपना कोई ना कोई एक एम तय करता है कि यार मुझे ऐसे बिताना है अपनी लाइफ को, इसको अपन जीवन दर्शन बोलते हैं। अब वो कई बार अपन बना लेते हैं, लेकिन वक्त, परिस्थितियां और बहुत सारी चीजें फिर धीरे धीरे वो अपनी लाइफ से हटता भी जाता है। जरूरी नहीं कि आप उसको फुलफिल करें। तो समझ में आ गया? आगे लिखो तो लिख लेना, मेरा उद्देश्य कर्तव्य उत्तरदायित्व का ज्ञान। मेरा उद्देश्य कर्तव्य और उत्तरदायित्व का ज्ञान, ये जीवन दर्शन है। समझ में आ गया जीवन दर्शन क्या है? लाइफ फिलोसॉफी, मेरे कर्तव्य क्या हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मतलब मेरे अधिकार क्या हैं, इन सब चीजों को लेकर एक मिला जुला एक पक्ष है जीवन दर्शन, लाइफ फिलोसॉफी। मेरे जीवन का मंतव्य क्या है, मैं क्यों आया हूं इस धरती पे, और मुझे जाना कहां है, यह भी जीवन दर्शन है आपका। कितनी विशेषताएं होगी? 17, बस यही विशेषताएं। हाँ 17-18 जो भी हैं, ये सब किशोर अवस्था की विशेषताएं, इनको याद रखना। हेडलाइन डालो, किशोर अवस्था में एजुकेशन, शिक्षा। किशोर अवस्था में शिक्षा।
5 प्रश्न आए हैं आज तक टोटल, जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, जो मेरे दिमाग में फीड है उसके आधार पर बता रहा हूँ। कोई हो सकता है 2-3 और भी कहीं आए होंगे, बट जो मेरे दिमाग में मैंने जो क्वेश्चंस पेपर निकाले हैं उसके आधार पे 5 प्रश्न आए हैं। शेष और बाल्यावस्था की एजुकेशन पे बहुत कम प्रश्न आए, बट किशोर अवस्था पे ज़्यादा आए। मैंने कहा किशोर अवस्था एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, वो आपके जीवन को प्रभावित बहुत करती है, इसलिए एग्जामिनर का नजरिया रहता है इस अवस्था पे ज़्यादा। तो इस अवस्था के हर पक्ष पे प्रश्न ज़्यादा पूछे गए। पहला बिंदु लिखो इस शिक्षा में, निर्देशन व परामर्श। निर्देशन व परामर्श, ग्रेड फर्स्ट में एक प्रश्न आया था, मैं पूछ लेता हूं आपसे। निर्देशन परामर्श पे क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न ये पूछा कि किशोर अवस्था में निर्देशन व परामर्श दिया जाना चाहिए, मतलब आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो होनी चाहिए किशोर अवस्था में वो होनी चाहिए। कभी कभार, समस्या के आने पर, निरंतर, कभी नहीं। हाँ, ये कंफ्यूज करता है। इसका सही आंसर होगा सदैव, क्योंकि किशोर अवस्था में आप बच्चे से डेली बात करेंगे तो समस्या पैदा ही नहीं होगी, याद रखना। समझ में आ रही बात? तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको आंसर क्या करके आना है, निरंतर होनी चाहिए किशोर अवस्था में, कि उससे डेली आप बात करो तो उसकी कभी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी। नंबर 2 पे एक प्रश्न था किशोर अवस्था पे ही शिक्षा में, किशोर अवस्था में शिक्षक को नहीं करना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवहार, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपना, किशोर मनोविज्ञान का ज्ञान, आलोचनात्मक उपागम का प्रयोग। मतलब अप्लाइड टाइप प्रश्न है, आप रटना मत, आप अब ऑटोमेटिकली एग्जाम में जाओगे। अब इस प्रश्न में कहां दिक्कत आई, मुझे लिखाने की जरूरत कहां पे है? मतलब यहां पे 2-3 प्रश्न इससे जुड़े। अब दूसरा प्रश्न आ गया, वहां पे एक लिखा हुआ है किशोर अवस्था में नहीं किया जाना चाहिए, वहां लिखा हुआ था किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना। यहां तीसरा ऑप्शन है पॉजिटिव और वहां लिखा अवहेलना। तो मतलब ये चीजें रटने वाली नहीं है, कितना रटोगे और कितना पढ़ोगे तुम लोग। अब अपने दिमाग में बनाओ कि यार जहां नेगेटिव अप्रोच आ रहा है वहां मुझे नहीं करना, पॉजिटिव आ रहा है मतलब करना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े भी आपके सही हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी चीजें अपने माइंड में सेट किया करो कि यार ऐसे प्रश्न का आंसर मुझे ऐसा करना है। 2 नंबर पे अभिप्रेरणा का प्रयोग, ये भी आया हुआ है। मोटिवेट करो किशोर अवस्था के बच्चे को, अभिप्रेरणा का प्रयोग, मोटिवेशन दो बच्चे को, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवहार, अभिप्रेरणा का प्रयोग, लोकतांत्रिक व्यवहार, एकदम डेमोक्रेटिक बन जाओ। किशोर अवस्था पे आप यदि डोमिनेंट की भूमिका निभाते हो टीचर के रूप में, पिता के रूप में, तो किशोर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तुम किशोर के दोस्त बन जाओ, वो किशोर तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए माना गया है कि किशोर अवस्था में पेरेंट्स की जो भूमिका होनी चाहिए, बाकी होनी चाहिए एज ए फ्रेंड। समझ रहे हो आप? मतलब अपने बच्चों के साथ ऐसे बिहेवियर करो जैसे दोस्त है, उनसे ये भी बातें करो आप। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको, साइकोलॉजिकल, मैंने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी, उसमें बहुत अच्छा बताया है कि आप अपने बच्चों के साथ जो किशोर अवस्था का, उससे भी पूछो बेटा तुम्हारे दोस्त कौन है। अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या बेटा कोई? वो कहेगा पापा कैसी बात कर, अरे बेटा क्या है, कुछ नहीं है, मैंने ही बनाई थी, बताना। पापा बता दूं क्या? बता ना यार, लपेट में आ जाएगा वो, बताएगा। फिर आप पता करो है कौन, अच्छी लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा आपको पता चला, वो लड़का आपके साथ सहज हो जाएगा, वो आपसे बातें शेयर करेगा, हर बात, पापा आज मेरे साथ ऐसा हो गया। यदि तुमने उससे इतना क्लोज का रिश्ता नहीं है तो बच्चा तुमसे छुप छुप के बहुत सारी चीजें करेगा। ये बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूं मैं आपको। अपनी क्या है, अपनी पेरेंटिंग इतनी रही है, अपने परिवारों की परंपरा ऐसी रही है कि आपके टाबर के साथ एकदम रखो, आंख दिखाओ करो ना। किशोर अवस्था में आंख मत दिखाओ, किशोर अवस्था में गले लगाओ, किशोर अवस्था में उसके साथ खेलो। धीरे धीरे खेलोगे तो उसमें आएगा कि यार पापा मेरे साथ खेल रहे हैं, मम्मा मेरे साथ खेल रही है, तो धीरे धीरे वो सहज होगा और उससे वो हर चीज बात करो जो तुम्हें लगता है नहीं करनी चाहिए, करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नॉर्मल चीजें हैं, ये इतनी बड़ी चीजें नहीं है। हमने इनको दबा दबा के हमारे बीच इतनी दीवारें खड़ी कर ली कि अपन प्यार के ऊपर अपने बच्चों से बातें नहीं कर रहे हैं। कोई अपराध थोड़ी है भाई, वो अटेक्शन है, होगा लाइफ में किसी न किसी मोड पे। बात कीजिए ना, उसको दिशा दे सकते हो तुम, वो बहुत गलत दिशा में नहीं जाएगा। लेकिन तुमने उस पर नियंत्रण रखा कि तेरा मोबाइल चेक करवा, देख लेना,
जिन बच्चों के फोन उनके मम्मी पापा चेक करते हैं उनकी सबकी सेटिंग होती है, याद रखना। वो चोरी छुप के 100% गलत चीजें करते हैं। उनके इंस्टाग्राम के अकाउंट होते हैं और जब वो घर जाते हैं ना अपने, तो वो इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद करके जा रहे हैं और सब मोबाइल नंबर एकदम क्लियर करके जहां पे वो ज्यादा कर रहे हैं। और जिनके पेरेंट्स के साथ ये संबंध है, फोन पड़ा है पापा देख लो क्या दिक्कत है, खुल की बात कीजिए ना यार। वो बच्चों का डेवलपमेंट बहुत गजब का होगा और बच्चा कभी गलती नहीं करेगा, और गलती जिस दिन करेगा ना कि पापा मुझे ये चीज पसंद है देख लो आप, वो बताएगा। और वो जिस पे तुमने प्रतिबंध लगाया ना, वो कर तो रहा है, छुपके कर रहा है, नाम उसने और ही निकाल रखे हैं मोबाइल में, कॉल जिसका आ रहा है, ठीक है, लड़की में लड़के का लिखा रखा, लड़के का काम सब कर रहे हैं वो, लेकिन वो छिपके कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन के साथ कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली बात बताइए मैंने, यदि तुम कर सकते हो एज ए पेरेंट्स, तो मैंने बात बोली ऐसे करके देखना, बहुत अच्छी चीजें रिजल्ट्स आएंगे आपके सामने। नेक्स्ट, लोकतंत्री व्यवहार हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपना, रिस्पॉन्सिबल काम सौंप दो बच्चे को। उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपना, बच्चे किशोर अवस्था को, बेटा एक काम कर यार, मैं आज नहीं जा पाऊंगा, ये जिम्मेदारी तू निभाना, तो उसको अच्छा फील आएगा यार पापा ने इतना बड़ा काम मेरे को दिया है। रिस्पॉन्सिबल बनाओ उसको, तो फिर उसमें जिम्मेदारी आएगी तो वो गलत चीजें नहीं करेगा, आत्मानुशासन अपने आप डेवलप हो जाएगा उसमें। किशोर के व्यक्तित्व का आदर, उसकी पर्सनैलिटी को आप इज्जत दीजिए। किशोर के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तित्व समझ रहे हो, अरे वो टाबर है, और वो बीएड बढ़ा रखी है, अर्थे बोले ओ सासी बावरिया की कर रहे हो, इन जे काल नहीं कटाई ना तो मैं उठा उठा पटक दूंगा तुम, उसको बहुत बुरा लगेगा यार क्या है, मतलब वो उसकी पर्सनैलिटी है ना, उसको आप इज्जत दीजिए, और आराम से कभी बात करके कह दीजिए यार ये तेरे बीएड है ना, ये नहीं मुझे पसंद नहीं है भाई, ये हटा दे भाई, ये बाल जो तू लंबे उम्बे रखता है ना यार देख अच्छा नहीं लगता, उसको इस रूप में समझा सकते हो। लेकिन तुमने यूं कह दिया टिंगर काल है, दिखना नहीं चाहिए ऊपर से, ये अजय देवगन स्टाइल है ना, कहीं और लगा देना नहीं तो उसके लिए बहुत पीड़ादायी होता है। फिर वो उसको ऐसा लगता है यार कितना गंदा आदमी है रे यार, तुम उसके पापा हो, तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो उसमें नफरत का बीज वहीं रोपण हो गया। समझ रहे हो, किशोर अवस्था है साहब ये, यहां वो तुम्हारे कितने तुमने संघर्ष किए हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए सब भुला देगा, मिनट 2 लगेंगे उसको। मम्मी कहेगी बेटा मैंने 9 महीने गर्भ में पाला, तू सोच नहीं सकता कितना दर्द था, वो कहे पाला होगा तो कर्तव्य था तेरा। ये बच्चे की फिलोसॉफी ऐसी हो जाती है। वहाँ ये फालतू की बातें मत करो, वहाँ उसको एज ए फ्रेंड बन के चीज़ों को समझाइए, उसके पर्सनैलिटी का आदर कीजिए, बेटा ये चीज़ ऐसे है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, उसकी अपमान मत करो कभी भी उसका। नेक्स्ट, संवेदनशील संबंधों का प्रशिक्षण, सेंसिटिव रिलेशनशिप, संवेदनशील संबंधों का प्रशिक्षण। संवेदनशील संबंध जानोगे, अरे किसके साथ कैसे संबंध बनाने हैं बताओ बच्चे को, कहां तुम्हें बैठना है बेटा, किसके साथ कैसी बातें करनी है, और रिलेशनशिप में तुम्हें कहां तक जाना है बताओ ना बच्चे को। उसको बताओगे कि संबंधों की प्रकृति क्या होती है बेटा, लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको ऐसे बहकाएंगे, तब बताना कि उसको ऐसे जवाब देना है। एक एक रिलेशनशिप के बारे में बताओ। आपका एक दोस्त ऐसा कहेगा कि यार ऐसे कर लेते हैं, क्या जिंदगी तो एक बार ही मिली है, दोबारा मिलेगी नहीं, जी लेते हैं, तब उसको बताओ बेटा ऐसी बातें भी आएंगी। समझ रहे हो आप, आपको ऐसे बहकाने वाले भी आएंगे, चल भाग जाते हैं ना यार, क्या मम्मी पापा क्या बाद में, नहीं बताओ उसको एक चीज, तो वो सेंसिटिव रिलेशनशिप को समझेगा कि मेरे सामने ऐसी चीजें आ सकती हैं और मुझे उनका मुकाबला ऐसे करना है। नेक्स्ट, शारीरिक व मानसिक विकास की शिक्षा, फिजिकल और मेंटली दोनों एजुकेशन दो उसको। क्यों दो भाई, क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास अधिकतम कहां होता है, किशोर अवस्था में, इसलिए योग करके सीखना, प्रोजेक्ट विधि, ये सब चीजें यहां प्रयोग करोगे आप। संवेगात्मक विकास की शिक्षा, कौन शिक्षा, इमोशनल संवेगात्मक विकास शिक्षा। इसमें एक प्रश्न आया था आरपीसी में, मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको आगे, इस टॉपिक के बाद हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ा दूं मैं, क्योंकि कॉमन टॉपिक आपके जो हैं वो अधिगम है, बाल विकास है, समायोजन है, संवेगात्मक बुद्धि है और
एक शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है ना। ये टॉपिक साइकोलॉजी में कॉमन टॉपिक हैं जो सभी ग्रेड में आते हैं, केवल शिक्षा मनोविज्ञान रेट प्री में नहीं आता, बाकी सब में आता है, थर्ड ग्रेड वगैरह। तो ये टॉपिक्स मैं पहले पढ़ा दूंगा ताकि ग्रेड फर्स्ट की साइकोलॉजी वाली यूनिट पूरी होगी, फिर मैं इसकी सेकंड या थर्ड यूनिट में ज़्यादा मटेरियल नहीं है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है सेकंड थर्ड यूनिट की, बट कंटेंट बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से कुछ भी चीज़ें मार। तो फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा नहीं बचेगा फिर, क्योंकि साइकोलॉजी के टॉपिक में ज़्यादा टाइम लगता है। तो वहाँ अपन समायोजन पढ़ेंगे, और समायोजन में एक युक्ति पढ़ते हैं सब्लिमेशन। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि किशोर अवस्था में संवेगों को दिशा देने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो सब्लिमेशन को क्या बोलते हैं अपन, उदात्तीकरण विधि। तो ये वहां मैं समझा दूंगा, यहां तो केवल एक नाम लिख लो आप, संवेगात्मक विकास के अंतर्गत उदात्तीकरण विधि का प्रयोग, उदात्तीकरण विधि का प्रयोग। उदात्तीकरण क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। मैं वहां समझाऊंगा, यहां कुछ नहीं लिखा रहा है इसके बारे में। उदात्तीकरण मतलब दिशा देते हैं संवेगों को, तो वहां मैं डिटेल से समझाऊंगा यार, रिवाइज नहीं करूंगा, ये आया हुआ प्रश्न है। फिर लिखो जीवन कौशल की शिक्षा। जीवन कौशल के स्थान पे यौन शिक्षा ऑप्शन में आ सकता है, ये आया हुआ प्रश्न है, जीवन कौशल या यौन शिक्षा। जीवन कौशल यौन शिक्षा जानते हो क्या? अरे आप 11वीं 12वीं में चल रहे थे, स्कूल लेक्चर बनोगा तो थान पता चला गो, आज पढ़ाता कोई नहीं है इनको, बट पढ़ाना चाहिए। क्योंकि अपने मैं जब स्कूल लेक्चर लगा था 2010 की वैकेंसी में, तो वो किताबें आई थी और मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया था बच्चों को। टीचर्स ने मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे सर, इसमें वर्ड्स ऐसे हैं। अभी मैं आपको साइकोलॉजी की बातें बता रहा हूं ना, मैं प्योर साइकोलॉजी आपको नहीं पढ़ा रहा। यदि मैं रियल जो इसमें बताया है ना, फ्राइड इनको सबको पढ़ाने लग जाऊं ना, तो आप मुझे ये घोषित कर दो कि धीर सिंह सर आप तो पता नहीं क्या क्या बातें बता रहे हो सर, ऐसा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं बहुत सारी जगह चीज़ों को संशोधित करके बोल देता हूँ। यद्यपि तुम उस लेवल पे हो कि तुम्हें इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा, बट फिर भी मैं चेंज कर देता हूँ। मुझे लगता है किसी बच्चे को ये फील नहीं होना चाहिए कि सर ने ये वर्ड यूज किया है, जबकि साइकोलॉजी बहुत अलग विषय है। यहाँ आपका माइंड बहुत ओपन होना चाहिए। ये विषय बताता है कि आप हर चीज़ में खुला लेके आओ, आप बातचीत करो ना, खुलापन लाओ, क्लियरिटी होनी चाहिए, छुपाने उपाने वाली चीज़ें होनी नहीं चाहिए, यदि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप होनी है। तो मैंने वहाँ बच्चों को, टीचर्स ने मना कर दिया, मैंने खुद पढ़ाया। और सच बताऊँ, यदि आप 11th-12th में बच्चे को जीवन कौशल पढ़ा देते हो, तो वो आधी समस्याएं तो उसकी वहीं दूर हो जाती हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं, कौन से होते हैं, स्ट्रेस कब आता है, किस चीज़ का समझ, सब चीज़ें साइकोलॉजिकल है वहाँ पे। लेकिन पढ़ाता कोई नहीं है उनको। ऐसा लगता है यार इसमें तो ये शब्द लिख रखा है, ये अपन लड़के लड़की दोनों साथ बैठे हैं, कैसे पढ़ाएंगे। ये प्रॉब्लम हो गई हिंदुस्तान की कि अपन जिन मुद्दों पे सबसे अधिक बात करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ परिवारों में यदि सबसे अधिक खुल के चर्चा होनी चाहिए तो होनी चाहिए सेक्स एजुकेशन पे। लेकिन इस सेक्स वर्ड को सुन के आधे तो एकदम गलत है। यदि सेक्स एजुकेशन में बात हो जाए तो भारत में आधे अपराध खत्म हो जाए। आपको बताऊं, हम इस वर्ड से बचते हैं और ये सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन और सबसे ज्यादा हीनता मनोग्रंथि इन्हीं की वजह से पैदा हो रखी है। हम बच्चों को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि रियल में होती क्या है चीजें। हमने एक दायरा बना रखा कि नहीं, इस बिंदु पे बात नहीं कर सकते, बंद करो, क्लोज करो, जबकि होनी चाहिए चर्चा। वेस्टर्न कंट्रीज के बच्चे ज़्यादा अच्छे डेवलपमेंट उनका रीजन है, इतने ओपन माइंडेड वो इसलिए बने हैं क्योंकि वहाँ हर चीज़ पे खुल के चर्चा होती है, अपने यहाँ पे होती नहीं है। मेरा तो बहुत मन करता है कि मतलब एक चीज़ क्लियरली, फिर भी मैं दबाता हूँ चीज़ों को। यार पता नहीं कौन सा सन की टाइप का बच्चा बैठा होगा तो गुरु जी चौके कौन लागे। जबकि लिबिडो फ्राइड को पढ़ाओगे तो फ्राइड को आप पूरा पढ़ाओगे, रियल में फ्राइड को पढ़ाओगे तो आपको लगेगा फ्राइड क्या बोलता है। एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाया फ्राइड ने पूरे साइकोलॉजी को। ऐसा लगता है यार ये चीजें एकदम रियल है, सही है, होनी भी चाहिए। प्रॉब्लम्स है अपने एजुकेशन में। तो यौन शिक्षा, जीवन कौशल एक ही बात है, इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न है। व्यवसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन दो बच्चों को। व्यवसायिक शिक्षा जानते हो क्या? अरे कौन सा कैरियर बढ़िया है, कहाँ क्या संभावनाएं हैं, ये अपन किशोर अवस्था में बच्चे को बताएंगे। व्यवसायिक शिक्षा, सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा।
क्योंकि यहाँ बच्चा सामाजिकता और नीति के खिलाफ विद्रोह भी कर सकता है, इसलिए सामाजिक नीति मूल्य शिक्षा दोगे आप। और क्या होना चाहिए? किशोर मनोविज्ञान का ज्ञान, सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा, उसके बाद किशोर मनोविज्ञान का ज्ञान, ठीक है। शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल मतलब उसको गाइडेंस दो बच्चों को, कौन सा विषय कैसे उपयोगी है, ये सब बच्चों के लिए होना चाहिए। बस ये देख लेना बहुत है। एजुकेशन, यौन शिक्षा आई हुई है, व्यवसायिक शिक्षा आई हुई है, जीवन कौशल शिक्षा ऑप्शन में आई हुई है, निरंतर निर्देशन परामर्श आया हुआ है, मोटिवेशन का प्रयोग आया हुआ है, आलोचनात्मक उपागम का प्रयोग नहीं करना चाहिए आया हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए आया हुआ है, प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए आया हुआ है, ठीक है। और मान लो ऐसा प्रश्न आ जाए, एक प्रश्न आया हुआ थर्ड ग्रेड में, किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए जीवन कौशल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा, और ऑप्शन में लिखा हुआ है डी ऑप्शन में आदर्श शिक्षा, आइडियल एजुकेशन। तो इन चारों में से क्या करो, क्या होगे? चारों सही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है? आइडियल एजुकेशन। आदर्श शिक्षा में जीवन कौशल भी शामिल है, यौन शिक्षा भी शामिल है, और व्यवसायिक शिक्षा भी शामिल है। ऐसे साइकोलॉजी में ऐसे वर्ड्स इसलिए डालता है ताकि वो कंफ्यूज हो जाओ आप कि सर थे तो वो भी पढ़ाए वो भी पढ़ाए। अब वो आइडियल एजुकेशन का मतलब हो गया जिसमें सब चीज़ों का समाहित रूप होता है, वो होता है आइडियल एजुकेशन। एक बिंदु, किशोर अवस्था पे एक प्रश्न आता है, कई बार आया हुआ है। एक व्यक्ति हुए हैं हेविंगहर्स्ट। कौन हुए हैं? हेविंगहर्स्ट। और हेविंगहर्स्ट ने एक सिद्धांत दिया था विकासात्मक कार्य। लिख लेना, ये आया हुआ प्रश्न है। विकासात्मक कार्य सिद्धांत किसने दिया है? हेविंगहर्स्ट ने। तो यहां पे 2-3 बार प्रश्न पूछा गया कि किशोर अवस्था के विकासात्मक कार्य क्या है। हेविंगहर्स्ट ने विकासात्मक कार्य सिद्धांत दिया है। हेविंगहर्स्ट ने किशोर अवस्था में विकासात्मक सिद्धांत दिया है। देख लिया? बहुत अच्छे बच्चे हो। विकासात्मक कार्य को मतलब समझ रहे होगे? कोई बच्चे के समझ में आया क्या विकासात्मक कार्य क्या होता है? विकासात्मक कार्य का मतलब मैंने पहले भी समझाया था, यदि आप कॉन्शियस माइंड में क्लास में रहते तो भूलते नहीं है बात। मैंने कहा था कि हर अवस्था में आपसे समाज ये उम्मीद करता है कि तुम ये कार्य इस अवस्था में करोगे। तो समाज जो आपसे प्रत्याशाएं पालता है, एक्सपेक्टेंसी, क्या पालता है? प्रत्याशा, उम्मीदें। एक प्रकार से मान लो कि शेष अवस्था को टाबर यो काम कर सी, बाल्य अवस्था का बच्चा ये करेगा और किशोर अवस्था का बच्चा ये करेगा। मतलब ये उसके लक्षण होंगे कि इस अवस्था में ये चीजें वो करेगा। हो सकता है कर भी ले और नहीं भी करे। तो ये प्रत्याशाएं जो एक्सपेक्टेंसी वर्ड है, ठीक है ना, यही एक प्रकार से क्या है? विकासात्मक कार्य हैं कि आपसे समाज क्या उम्मीद करता है और आप यही कार्य करोगे। तो ये पूरी याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, इसमें 3, 4, 5 विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो लिख लो आप। पहला लिखो विकासात्मक कार्य। एक तो किशोर अवस्था का बच्चा अपनी शारीरिक संरचना को स्वीकार कर लेता है। पहले किशोर अवस्था में, जब पूर्व किशोर अवस्था में होता है तो उसे लगता है यार मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा फेस कट अच्छा नहीं है, मेरी हाइट कम क्यों हुई, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ठीक है, मेरे ये चीज़ कम क्यों है। मतलब हर चीज़ पे वो शिकायतें करता है कि यार मेरी ये चीज़, मेरी आंखें ऐसी होती, मेरे बाल ब्लैक होते, मेरी ये चीज़ ऐसे होती तो मैं कितना खूबसूरत होता। लेकिन जैसे उत्तर किशोर अवस्था में आता तो वो सोचता है यार जैसा भगवान ने दिया ना वो बहुत बढ़िया दिया है, अब मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। तो उस शारीरिक संरचना को स्वीकार कर लेना, ये पहला विकासात्मक कार्य परीक्षा में आया था इस बार, लिख लो। अपनी शारीरिक संरचना या गठन को स्वीकार कर लेना। समझ में आ गई क्या बात? अरे पूर्व किशोरावस्था में तो वो शिकायत करेगी भगवान मन थोड़ो बड़ो बना दे तो रहे, भगवान मेरो फेस कटे को दे दे तो न।
अब वो क्या करता है, अपनी शारीरिक गठन या संरचना को क्या कर लेता है, स्वीकार। स्वीकार मतलब जैसा है वैसा बढ़िया रहे यार। और ये चीज हमेशा याद रखो, आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर किसी की खराब नहीं होती है। ये भ्रम है कंप्लीट कि यार मेरे में ये चीज ऐसे होती तो क्या होता, ये नहीं होता तो। जैसे होना उससे बेटर, उससे प्यार करो अपने आप से, जैसे भी हो आप। आपके बाल नहीं है तो भी प्यार करो यार, ठीक है, अच्छा है यार, इसके भी फायदे हैं। जिसके हैं उसको वैसे प्यार करना चाहिए। हैं जिसके वाइट हो रहे हैं उसको सोचना चाहिए यार बाल तो हैं, कम से कम वाइट हो रहे हैं तो होने दो ना यार। मतलब जिंदगी बहुत आराम से जियोगे आराम से। नहीं तो आप असंतुष्टि पालते जाओगे, यार ये चीज ऐसे क्यों हुई, यार ये नहीं होनी चाहिए थी, यार ये तो ऐसे होनी चाहिए थी। उत्तर किशोर अवस्था में बच्चा अपना जैसा है वैसा उस रूप में स्वीकार कर लेता है। 2 नंबर पे, लिंग के अनुसार भूमिकाएं निभाना, ये भी आया हुआ है। किसके अनुसार भूमिका निभाना, लिंग के अनुसार। लिंग के अनुसार समझते हो, स्त्री और पुरुष के अनुसार। आगे लिख रहे ना, स्त्री व पुरुष के अनुसार भूमिकाएं निभाना। ये भाषा ऐसी आई हुई है, स्त्री पुरुष के अनुसार। समझ रहे हो क्या बात में? अरे वो यहां समझ लग जाए कि लुगाई तो ए काम करें, पुरुष ए काम करें, दोनों की भूमिका समझ जा है। ये लिंग अनुसार भूमिका होता है। 3 नंबर पे, कैरियर या व्यवसाय का चुनाव करना। ये भी आया हुआ एग्जाम में, कैरियर या व्यवसाय का चुनाव करना। कैरियर या व्यवसाय का चुनाव करना। कैरियर व्यवसाय समझ रहे हो? अरे यार मुझे मतलब ये बनना है, समझ रहे हो आप? कोई ना कोई चीज आपने बनाता है किशोर अवस्था में, जरूरी नहीं वो सच हो, ठीक है ना। जैसे मैं किशोर अवस्था में सोचता था कि मैं न्यूज चैनल में जाऊंगा, मैं अच्छा काम कर सकता हूं न्यूज चैनल, मुझे ऐसा लगता था। तो मेरी 2 चीजें दिमाग में आती थी कि मैं न्यूज चैनल में अच्छा काम कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं अच्छा करूंगा इस पे। और दूसरा मेरे आता था लॉ, कानून में एडवोकेट वगैरह, इसके जरिए मैं अच्छा कर सकता हूं। तो मेरे अंदर था उस समय, मतलब एक माइंड में आता था कि मैं इन 2 में जाऊंगा। फिर परिस्थिति ऐसी बनी कि नहीं, अपन दोनों ही नहीं कर सकते, उसके लिए फीस बहुत ज़्यादा थी। एमजीएमसी करनी है तो आपको, बीजीएमसी करनी है तो ठीक है। लो वाले में भी ऐसी कॉलेजें मुझे नहीं मिली उस समय। तो फिर मुझे लगा कि यार बेटर ऑप्शन है कि आप पीजी करो। आप पीजी करने यहाँ पे आए जयपुर में, तो पता चला कि यार ऐसे चीज़ें होती हैं, नेट करनी होती है, फिर ऐसे ऑप्शन ज़िंदगी में ये खुलते हैं, आरएस भी है, आईएएस भी है, और इसके अलावा स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, ये सब चीज़ें भी हैं। तो कई बार लाइफ में कुछ चीज़ें आप तय करते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो पूरी हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ये मान के चल लो कि शायद ये अच्छा था अपनी लाइफ में ऐसा होना। तो विकास, कैरियर या इसका चुनाव करना आया हुआ है। 4 नंबर पे, आवश्यक शारीरिक बौद्धिक, बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल, आवश्यक शारीरिक बौद्धिक व गामक कुशलताएं अर्जित करना, वह गामक कुशलताएं अर्जित करना। शारीरिक बौद्धिक व गामक कुशलताएं अर्जित करना। उसे लगता है कि मुझे लिए ये स्किल मेरे में होना चाहिए, तो वो यहां डेवलप करना शुरू कर देगा। माता पिता से आर्थिक और संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना, यह भी आया हुआ है। माता पिता से आर्थिक व संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना, मतलब आपके अंदर ये आएगा कि यार मैं मम्मी पापा से पीछा कौन लूं हर चीज पर, मैं मेरे खुद कोई ना कोई काम करूं, और मम्मी पापा पर मैं डिपेंड नहीं रहूं। मेरा मैं डिसीजन मम्मी पापा नहीं लिए, मैं मेरा डिसीजन खुद लूंगा। आर्थिक व संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। आत्म पहचान बनाने के लिए प्रयास करना, सेल्फ आइडेंटिटी। आत्म पहचान बनाने के लिए प्रयास करना। समाज और देश सेवा के लिए बलिदान करना, समाज और देश सेवा के लिए क्या करना, बलिदान।
नए दोस्त बनाना, ये विकासात्मक कार्य हैं, इनको देख लेना बस। मुख्य मुख्य लिखा है मैंने जो काम किया है इसमें। अब आ जाओ इस टॉपिक का अंतिम बिंदु, किशोर अवस्था का। किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत। किशोर अवस्था के सिद्धांत क्या होता है? देखो 5-6 सिद्धांत हैं, सब पे प्रश्न आए हुए हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं। 1-2-3 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सिद्धांत है किशोर अवस्था के विकास सिद्धांत में आकस्मिक विकास। सब पे प्रश्न आए हुए हैं, किसी को मत छोड़ना। आकस्मिक विकास का सिद्धांत पहला सिद्धांत है, किसने दिया है? स्टैनले हॉल। कब दिया इसने? 1904 में। किताब का नाम क्या है? एडोलेसेंस। एडोलेसेंस किसकी किताब थी? स्टैनले हॉल। ये सब प्रश्न आए हुए हैं। पहला सिद्धांत लिखो किशोर अवस्था का, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। किसने दिया है? स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने दिया है। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसके नाम में सब कुछ लिखा हुआ है। 2-3 टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। एडोलेसेंस किताब किसकी है? ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आकस्मिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? स्टैनले हॉल। किस सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था में परिवर्तन अचानक से होते हैं? आकस्मिक विकास का सिद्धांत। 3 ही बातें समझनी है। आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, स्टैनले हॉल। किस किताब में दिया है और इसके प्रतिपादक कौन है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना, इसी के नाम में लिखा हुआ है। नंबर 2, कर्मिक विकास का सिद्धांत, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। कर्मिक विकास ये दिया है थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ।